हेलो फ्रेंड्स, लेकर ग्रह अगेन हाजिर है। होपफुली कि मुझे आपकी जितनी मैंने वीडियो बनाई आपको पसंद आई होंगी। मेरी कोशिश होता है कि मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को डिटेल में जाने से पहले कि आप कागना एक्सपीरियन को सब्सक्राइब करें। ट्राई करें वीडियो को एंड तक देखने की, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हटके है स्वीडन से। मैंने बहुत से दोस्तों से कॉल्स, टेलीफोन, एसएमएस मसूल किए पाकिस्तान से कि हमें पोलैंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। यूरोप के अंदर रहते हुए जितना मैंने ट्रैवल किया शायद ही किसी बंदे ने किया हो। मैंने बाई रोड पोलैंड बहुत दफ़ा गया हूँ। मैंने सफ़र किया है वर्सोवा तक, क्रैको, जितने भी इसके शहर हैं, शिवनासे से लेके आगे क्रैको तक, और फिर मैं वर्सोवा भी गया हूँ, लजनिका, लॉर्ड्स, जितने बड़े शहर आते हैं दरम्यान में। तो मैं आज बात करूँगा मेरा अपने नॉलेज के ऊपर। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं वहाँ पे ऑस्ट्रिक जो प्लेस है जहाँ पे जो मास्कर किया था इन्होंने, तो उसके भी देखने गया। तो हम फैमिली के साथ विज़िट किया मैंने। तो मेरे अपने दोस्त भी रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोलैंड में, जो पोलिश नेशनल हैं। मैं उनके साथ, वो मेरे साथ काम भी करते रहे हैं कुछ ड्यूरेशन में। तो आज बात करेंगे हम स्पेशली पोलैंड के ऊपर, वर्क परमिट इन पोलैंड आप कह लें। तो पोलैंड 1989 तक पोलैंड के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, रशिया का इन्फ्लुएंस रहा है। 1993 में लास्ट रशियन ट्रूप था, उन्होंने कंट्री को छोड़ा था पोलैंड को। तो उससे पहले वहाँ पे गुर्बत थी। पोलैंड के अंदर जो रेवोल्यूशन था इकोनॉमी का, या वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी वहाँ नहीं थी। तो आप कह लें कि लास्ट 31 ईयर में पोलैंड ने ईयू की हेल्प की वजह से, जब वो ईयू का मेंबर बना है, तो उसको बहुत सी ग्रांट्स मिली, जिसमें उसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसकी जो थी इंडस्ट्री डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा अप किया है। अब पोलैंड के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है कि 2008-10 तक जब नहीं तो लॉट ऑफ पोलिश पीपल जो थे वो यूके में, जो पाकिस्तानी रहते हैं, इंडियन रहते हैं या बांग्लादेश के लोगों को पता है वहाँ पे पोलिश बहुत आए थे। इसीलिए इनका यूके जो छोड़ के चला गया है ईस्टर्न यूरोप के लोगों की वजह से, कि इनके लोग बहुत ज़्यादा वर्कर आते थे और काम करते थे, और लोकल लोगों की जॉब चली जाती क्योंकि ईयू मेंबर होने की वजह से। तो पोलैंड के अंदर उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और वेस्टर्न इकोनॉमी जो 1993 के बाद शुरू हुई है, जब पोलैंड ईयू में आया 94 के अंदर, तो उसके बाद ईयू का बहुत सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ से शुरू करें, शिवनासे से, इन लजनिका में, लॉर्ड्स में, टेक्सटाइल सिटी है पूरा इनका लॉर्ड्स, उसके बाद आगे केटोवेसी, फिर क्राको, फिर वर्सोवा, और पूरे मुल्क के अंदर रोड्स का नेटवर्क ईयू की वजह से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल स्पेशली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री, हीटिंग प्लांट्स, मीट फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। टेक्सटाइल है, तो वहाँ पे वर्सोवा के बाहर जो कर्स्केवा है वहाँ पे राउंड अबाउट बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस चाइनीज़ ने, टर्किश ने, एशियन कंपनीज ने आके बनाए हैं, क्योंकि ये हब है रशिया को, बेलारूस का, यूक्रेन और इन कंट्रीज को। पोलैंड के अंदर जो बुल्गारियन, रोमानियन हैं या ये लोग हैं यूक्रेन के, उनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। जितने फॉरेनर बाहर से आते हैं उनको 6 माह तक वो काम कर सकते हैं, ये लोग जो उनके नेबरिंग कंट्री के, बेलारूस हो गया, रशिया, यूक्रेन हो गया। तो 72% जो उनकी मेन पावर बाहर से आती है वो इन्हीं कंट्री से आती है। बाकी 28% से जो उनके स्किल्ड वर्कर हो गई, या जो स्पेशल वर्कर आए किसी असाइनमेंट के लिए दूसरी कंट्री से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उनको मैन पावर की ज़रूरत रहती है। अब आ गया एग्रीकल्चर फील्ड भी, तो उसमें 2018 के बाद पोलैंड के अंदर पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल से भी जो थी मैन पावर आनी शुरू हो गई। आप कह लें 10% जो उनकी टोटल वर्क परमिट लगते हैं वो इन 4-5 कंट्री से लगते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नेपाल और इन कंट्री से। इसीलिए पोलैंड अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि सस्ता है। उसकी रीज़न क्या है?
कि पोलैंड के अंदर जो सैलरी लेवल है, वहां की जो लॉ है वो लॉ करते हैं कि आप जो है ना बाहर से जो मैन पावर मंगवाते हैं उसको लो सैलरी दे के रख सकते हैं। अगर आपको बंदा पोलैंड से सैलरी पे नहीं मिलता या आपको लो सैलरी पे बाहर से मैन पावर अलाउ करते हैं, कितनी 30% एक पोलिश नेशनल के मुताबिक की बजाय आप बाहर के वर्कर को सैलरी दे सकते हैं। इसीलिए ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसीलिए जो मैन पावर सप्लायर कंपनी है पोलैंड के अंदर और यूक्रेन के अंदर और दूसरे नेबर कंट्री के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं मैन पावर से और फार्मर से, फैक्ट्री से मैन पावर बाहर से मंगवाने के लिए। तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं जो एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री में, वहां से ये मैन पावर हासिल करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान, इंडिया। और क्यों वो लोग अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, शेंजन वीजा मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एजेंट जो आपको गलत बताते हैं कि आप शेंजन में काम कर सकते हैं, नहीं। पोलैंड का वर्क परमिट बड़ा रिस्ट्रिक्ट है और आप स्पेशल प्रोफेशन में स्पेशल पोजीशन पे ही काम कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है, जॉब की डिस्क्रिप्शन चेंज होती है, तो आपको नया वर्क परमिट लेना पड़ता है। इसलिए आप पोलैंड के वर्क परमिट स्वीडन या किसी भी जर्मनी दूसरे मुल्क में जाके काम नहीं कर सकते लीगली वाइट वे में। आप ट्रेवल कर सकते हैं 90 डेज तक है सारे शेंजन को भी, ईयू को भी, लेकिन आप किसी और मुल्क में काम नहीं ले सकते। ये पहली बात याद रखना, जो आपको एजेंट हजरात गलत बताते हैं कि आप काम कर सकते हैं। आप सिर्फ पोलैंड के अंदर मखसूस कंपनी के अंदर। अच्छा, पोलैंड में वर्क परमिट कैसे इशू होता है, क्यों, तरीकाकार क्या है, हम इस पे बात करते हैं। अगर कोई पोलिश नेशनल है, किसी के पास पोलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी और 5 साल से ज्यादा पोलैंड में रह रहा है, या कोई और ईयू नेशनल जो पोलैंड के अंदर हो जिसकी ईयू की नेशनलिटी हो, खैर आप किसी कंट्री से भी हो, लेकिन जब आप नेशनल हो गए तो पोलैंड के अंदर जाके अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर आपको अगर की असाइनमेंट मिलती है, आपको मैन पावर की असाइनमेंट, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में, फैक्ट्री में, कहीं से भी आप भी माइनिंग फॉर था कहते हैं स्वीडन के अंदर, लेकिन पोलैंड में उसको कहते हैं मैन पावर कंपनी। वो आप लेते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जॉब का कि आपको बंदे सप्लाई करने हैं इतने, ठीक है। वहां पे दो तरह के, एक तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों में आपके पास चांस होता है कि आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो पोलैंड के अंदर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं अप्लाई करके, उनका एम्प्लॉयर एप्लीकेशन स्टार्ट करता है और फिर वो उनको वर्क परमिट मिल जाता है जैसे स्टूडेंट वीजा और दूसरे वाले। लेकिन हम बात करें जो बाहर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल से लोग अप्लाई करते हैं, उनको पोलैंड का वर्क परमिट कैसे मिलता है? आपका एम्प्लॉयर से कहता है जॉब टेस्ट या लेबर ऑफिस टेस्ट उसको कहते हैं, तो वो एक अपनी रिक्वायरमेंट देता है लोकल लेबर ऑफिस दस्तोशला को कहते हैं, जैसे लोकल म्यूनिसिपैलिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो जो मैन पावर ऑफिस है लोकल, वो प्रूव करता है कि इस किस्म का बंदा ये इसके पोलिश नेशनल या किसी और यूके का नेशनल है 14 दिन के लिए, कि अगर नहीं है, अगर वो नहीं है तो वो उसको लेटर लेके देता है कि बंदा आपको हमें नहीं मिला। फिर वो अप्लाई करता है आपके बिहाफ पे, आपका एम्प्लॉयर कहाँ पे, जो लोकल गवर्नरशिप है, व्यूवरशिप कहते हैं उसको, जो लोकल गवर्नरशिप है वहां ऑफिस है, वहां पे तकरीबन उनकी 12 या 14 काउंटीज हैं, टोटल प्रोविंस है, हर इलाके का एक गवर्नर होता है, ठीक है। वहां पे उसके ऑफिस में अप्लाई किया जाता है, वहां 6 से 8 हफ्ते लगते हैं तो आपका वर्क परमिट निकल आता है, प्रूव हो जाता है कि हम इस बंदे को आपको प्रूव कर रहे हैं कि आपको मैन पावर की जरूरत है। पहले क्या हो गया, कंपनी जिनकी प्राइवेट लिमिटेड होगी, फिर वो उनका हो गया लेबर मार्केट टेस्ट, और फिर उसके बाद गवर्नरशिप की अप्रूवमेंट वर्क परमिट। जो वर्क परमिट अप्रूव हो गया वो आपकी अप्रूवल 3 कापीज उसकी वो आपको इशू करेगा, एक अपने ऑफिस में रख लेगा, 2 आपको देगा, एक आपके एम्प्लॉयर के पास रखेगा, एक वो आपको पोस्ट करेगा डीएचएल के जरिए या पोस्ट के जरिए आपके होम कंट्री में। अच्छा, वहां से बैठ के आप डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते या खुद नहीं जॉब ले सकते, आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट या पार्टनर या लॉ फर्म की जरूरत पड़ेगी, आपको यूरोप के अंदर या पोलैंड के अंदर। भले आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट फर्म यूक्रेन में हो या पोलैंड के अंदर हो, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, उनके पार्टनर कंपनीज हैं मैन पावर जो काम करती हैं। अच्छा, जो आपको कॉपी वो भेजेगा, आपने उस कॉपी के साथ वो कंपनी की आपको ये नहीं कि वो डायरेक्टर गवर्नर ऑफिस में उसने सिर्फ अप्लाई किया उसको मिल गया, वहां उसको कंपनी की एनुअल टर्नओवर भेजनी पड़ेगी, कंपनी का रिकॉर्ड, क्रिमिनल, हर चीज उसको पूरे पेपर वो जमा कराएगा, तो फिर वर्क परमिट इशू होता है जाके। अच्छा, इस काम के लिए सारे के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क है, तो कंपनीज अक्सर जो है $500 से लेके $600 या 5 से 600 यूरो वो आपके कंसल्टेंट से या आपके एजेंट से, जो पाकिस्तान इंडिया मैन पावर कंपनी बैठे उनसे वो हायर लेते हैं। वो आगे आपसे $2000 लेता है, वो $1000 लेता है, ये आप पे डिपेंड करता है उस पर और आपकी डील के मुताबिक। लेकिन ये याद रखें कि पोलैंड के अंदर सैलरीज बहुत कम। अगर एक पोलिश बंदा जो लीगल जॉब करता है महीने का, वो तकरीबन 1500 से 1800 ज़लोटी कमाता है, और आपको उससे 30% कम उनका लॉ अलाउ करता है कि आप उसको रख सकें जो बाहर से मैन पावर।
तो आप देख लें आपकी 800 ज़लोटी या 1000 ज़लोटी इस तरह की आपकी सैलरी होगी, या 1300 ज़लोटी, वो डिफरेंट है। इस तरह 2500 से ज़लोटी तक आपको वो बार्गेन करते हैं आपसे, पर आवर आपसे आपको जॉब देते हैं। ये हो गया। सेकंड, आपने वो चेक कैसे करना है वर्क परमिट सही इशू हुआ है, गवर्नर ऑफिस से हुआ है या कहीं और से। पहली चीज, आप गवर्नर ऑफिस को मेल कर सकते हैं जिस प्रोविंस से आपको इशू हुआ है। सेकंड, आप मैन पावर ऑफिस को मेल कर सकते हैं। आप किसी एजेंट या किसी दूसरी कंसल्टेंसी फर्म को ना भेजें किसी का वर्क परमिट, अपने वर्क परमिट पे आप अपने गवर्नमेंट ऑफिस में भेजें जो पोलैंड के अंदर है, या वहां की जो है एम्बेसी वहां पे। जब आपको ये पेपर मिल गया, आपका वर्क परमिट निकल गया है, आपको रिसीव हो गया रीजनल, तो उसको लेके अपने साथ लगाना अपनी एप्लीकेशन के, वीजा एप्लीकेशन, और साथ अपने पासपोर्ट की कॉपी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी हो, पुलिस सर्टिफिकेट, ये वाली चीजें सारी साथ जमा करवा के पोलिश एम्बेसी में जाकर फिंगरप्रिंट दे देने हैं। वहां पे एम्बेसडर का रोल होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो मोस्टली 90% इशू कर देते हैं। 10% जिनको बहुत ही शक या कोई थ्रेट हो या कोई प्रॉब्लम उनको इशू हो, तो उस पर वो रिजेक्ट करते हैं जब उनको पता चले कि बंदा जॉब नहीं करने जा रहा है, वैसे ही जा रहा है। ठीक है, तो पोलैंड का वर्क परमिट एज कंपेयर टू बाकी और मुल्कों में बहुत इजी है। जेन्युइन वर्क परमिट इशू होता है गवर्नर ऑफिस से। जैसे पोलैंड ने 2018 में 3.5 लाख वर्क परमिट दिए हैं, 19 में उससे भी 40% ज्यादा बढ़े हैं, तकरीबन 5.25 लाख दिए हैं। अब 2020 में इससे भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पोलैंड का वर्क परमिट एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, दुबई और दूसरे मुल्कों की निस्बत ये पॉपुलर हो रहा है एशियन कंट्री में। उसकी वजह यह है कि पोलैंड में वाकई इन लास्ट 10 साल में इंडस्ट्रियल जो है वो उनके जो रिकवरी है, रेवोल्यूशन आया है ईयू की वजह से, उनकी यू एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया है, और उसकी वजह से जो सेक्टर में, तो उनको मैन पावर की जरूरत है, और मैन पावर हासिल करते हैं कंपनीज के जरिए। जो मैन पावर कंपनी जिनके पार्टनर ग्रुप्स हैं जो दूसरे मुल्कों से मैन पावर उनको मंगवा के देते हैं। उनका कोई जॉब पोर्टल डायरेक्ट नहीं है जैसे स्वीडन के अंदर या एडवांस जर्मनी के अंदर है। ठीक है, पोलिश जो है, पोलिश गवर्नमेंट वो भी ब्लू कार्ड है, जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं ईयू के, वो तो सबको मिलता है ना, ईयू का ला है, जर्मनी में भी, स्वीडन में भी, सारी ईयू के अंदर ब्लू कार्ड जो मिलता है। ठीक, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊं किस दिन ईयू की ब्लू कार्ड पे। तो आपको पोलैंड के मतलब तमाम लिंक्स जो है इसके वीडियो के, वो मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन लिंक को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस भी है उसमें, स्टोस्टा जिसे कहते हैं, लोकल म्यूनिसिपैलिटी, फिर वर्डशिप, आगे गवर्नरशिप जिसको कहते हैं, गवर्नर हाउस जो इशू करता है वर्क परमिट। और फिर यहाँ पे एक बात बता दूं, दूसरे मुल्कों का एंटायरली डिफरेंट सिस्टम है, जर्मनी का, स्वीडन का, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क का। यहाँ पे माइग्रेशन बोर्ड इशू करता है आपकी एप्लीकेशन को, अथॉरिटीज हैं, लेकिन वहां पे जो लोकल है पोलैंड के अंदर, लोकल जो है गवर्नरशिप, गवर्नर ऑफिस वो इशू करता है सारी, और वो इशू कर देते हैं जब वर्क परमिट, तो एम्बेसी का इतना ज्यादा रोल उसमें नहीं रह जाता। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन पोलैंड के बारे में चाहिए होगी, मैंने बहुत पोलैंड ट्रैवल किया, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेज, वीडियो पे कमेंट करें या मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर भी इसी जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ आपके साथ अपनी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लियाकत किराया वर्क विद पोलैंड, तो आपके लिए बहुत सी वीडियो मैं लेके आऊंगा। आपको जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।